Namaskar. Welcome to the State Council of Educational Research and Training, Bihar, Patna. Students, today we will do the fourth chapter of our Class 12 Rainbow Part 2, that is Ode to Autumn. आज हम लोग 12वीं कक्षा के जो सेकंड पार्ट जो बुक है रेनबो पार्ट 2 उसका चौथा पोयम हम लोग करने वाले हैं, जिसका नाम है ओड टू ऑटम, जो कि लिखा हुआ है, इनके पोएट हैं जॉन कीट्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं 12वीं कक्षा के रेनबो पार्ट 2 जो बुक है हमारा, उसका चौथा चैप्टर, दैट इज ओड टू ऑटम। तो आइए हम लोग पोएम स्टार्ट करने के पहले वी विल टेक अ लुक एंड गेट टू नो अबाउट द पोएट, जो कि है जॉन कीट्स। जॉन कीट्स वॉज बॉर्न इन 1795 and he died in 1821. He was one of the greatest English romantic poets, born at Moonfields, London. इनका जन्म जॉन कीट्स का लंदन में हुआ था, मूनफील्ड्स नामक जगह पे, और ये जो रोमांटिक पोएट्स की जो सूची है उसमें ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स माने जाते हैं। अब रोमांटिक पोएट क्या होते हैं? रोमांटिक पोएट्स वो पोएट्स होते हैं जो अपने पोएम में इमोशंस, इमेजिनेशंस और इंडिविजुअलिज्म और फिर खासकर नेचर के ब्यूटी को ज़्यादा इलेबरेट करके लिखते हैं, बताते हैं। उनको हम रोमांटिक पोएट्स की श्रेणी में समझते हैं। ही स्टडीड एट क्लार्क स्कूल एट एनफील्ड, वो क्लार्क स्कूल में पढ़े थे। डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग, उन्हें अपने बचपन में उनके शौक में शामिल था क्रिकेट और बॉक्सिंग। और ही ग्रीव इनटू अ वोरेशियस रीडर, स्पेशली ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी। वो बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। जैसे वोरेशियस का मतलब क्या होता है, और चाहिए, और जैसे वोरेशियस मान लीजिए अगर हम अपनी भाषा में, हम बोलचाल की भाषा में देखें तो उसको बोलते हैं पेटू, तो जितना मिले उतना कम है। उसी तरह से ये एक वोरेशियस रीडर थे, खाने के मामले में नहीं थे, ये वोरेशियस रीडर थे। इनको खाली बहुत पढ़ना बहुत पसंद था और बहुत ज़्यादा ये पढ़ने की कोशिश करते थे, और ख़ासकर क्या पढ़ते थे? ग्रीक माइथोलॉजी पढ़ते थे। He even started a translation of Virgil's Aeneid. वर्जिल एक रोमन पोएट थे, उनका वर्क था, बहुत ही फेमस वर्क था एनिड, उसका उन्होंने ट्रांसलेशन शुरू कर दिया था। His ambition to become a poet was fired by his first acquaintance with Spenser's Fairy Queen. और जब इन्होंने, जैसा हमने पढ़ा कि ये वोरेशियस रीडर थे, बहुत सिर्फ पढ़ना चाहते थे, बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, साहित्य में रुचि बहुत ज़्यादा थी इनकी। तो ये स्पेंसर का फेरी क्वीन जब पढ़े, स्पेंसर भी एक बहुत बड़े पोएट थे, तो उनका फेरी क्वीन जब इन्होंने पढ़ा तो इनका तो पोएट बनने का एम्बिशन था ही, लक्ष्य था ही, लेकिन वो जैसे लगा कि वो इट वाज फायर्ड, मतलब उसको एक और एक बहाना मिल गया, एक तेज़ी, जैसे लगा कि जैसे रॉकेट में हम फायर करते हैं तो कैसे वो शूट करता है ऊपर, उसी तरह से इनका एम्बिशन जो है वो और ज़्यादा तेज हो गया, और बहुत ज़्यादा इनको अब पोएट बनने का शौक़ बढ़ गया इनका। तो ये फेरी क्वीन, स्पेंसर्स फेरी क्वीन पढ़ने के बाद ही वॉज मच मोर इंस्पायर्ड टू बिकम अ पोएट. His first poems, Lines in Imitation of Spenser, was published in 1814. उनका पहला पोएम जो कि इन्होंने स्पेंसर के वर्क्स को पढ़ने के बाद लिखा था, जिसका नाम इन्होंने रखा Lines in Imitation of Spenser, वो 1814 में पब्लिश हुई। His first volume of poetry entitled Poems was published in 1817. और उसके बाद फिर उन्होंने लगातार पोएट्री लिखना जारी रखा, और 1817 में उनकी एक अपनी पोएम्स की एक मतलब एक कलेक्शन पब्लिश हुई, जिसका नाम उन्होंने पोएम्स ही रखा। हिज पोएम एंडेमियन वाज वेल अप्रिशिएटेड बाय वर्ड्सवर्थ। और वर्ड्सवर्थ, जैसा कि हम लोग, आप सभी जानते हैं, पहले भी आपने उनके पोएम्स पढ़े हैं, तो वर्ड्सवर्थ भी एक नेचर पोएट कहे जाते हैं, रोमांटिक पोएट्स में उनका भी नाम है। तो उन्होंने इनका वर्क जो एंडेमियन है उसकी प्रशंसा की। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि इतने कम उम्र वाले एक पोएट की प्रशंसा, जॉन कीट्स की प्रशंसा वर्ड्सवर्थ ने की उनका एंडेमियन पढ़ के।
जो कि पब्लिश हुआ था 1818 में। आगे फिर देखते हैं हिज ओड्स, इन्होंने कई सारे ओड्स लिखे। अब ओड क्या है, पहले हम लोग इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। ओड वो पोएट्री होता है जो कोई एक खास टॉपिक पे उसके बारे में उसकी प्रशंसा की जाए, उसके बारे में चर्चा की जाए, उसके बारे में बताया जाए, तो किसी एक खास टॉपिक को पकड़ के, तो उसको हम लोग ओड बोलते हैं। तो यहाँ हम लोग का जो हमारा जो पोएम है जो हम पढ़ने वाले हैं, ओड टू ऑटम, तो हम इस पोएम के नाम से ही सिर्फ हम समझ जा रहे हैं कि ओड टू ऑटम क्या है। ये ऑटम के बारे में है, ऑटम का जिक्र है, ऑटम की प्रशंसा है, उसके बारे में है, सब कुछ बस ऑटम पे केंद्रित है। तो इस तरह के ओड्स उन्होंने बहुत सारे लिखे, जो आगे यहाँ पे जो आप देखेंगे स्क्रीन पे देख रहे होंगे। हिज ओड्स ऑन इंडोलेंस, ऑन अ ग्रेशियन अर्न, टू साइकी, टू अ नाइटिंगेल, ऑन मेलैंकली एंड ओड टू ऑटम, ये सारे उनके वर्क्स हैं। मेड हिम अ ग्रेट रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जो ग्रेटेस्ट पोएट्स का जो लिस्ट है उसमें इनका नाम भी आ गया। ये ओड्स इतने सारे इन्होंने लिखे, और इतने कम एज, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हम लोग सबसे फर्स्ट लाइन में हमने देखा था उनका एज, वो लगभग 26 साल तक ही जिंदा रहे थे। तो एक बहुत आश्चर्य वाली बात है कि एट अ सच सच अ लेस एज, और इतना कम एज में ये इतना ज़्यादा ख्याति प्राप्त कर लिए थे। तो सो डिड लैमिया एंड हाइपरियन, उनका एक और दो और वर्क्स का नाम यहाँ लिखा हुआ है। और लास्ट में ये ही डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन 1821, वो ट्यूबरक्लोसिस नामक बीमारी से उनकी डेथ हो गई 1821 में ही। उस वक्त उनका उम्र सिर्फ 26 साल था। बट विद इन दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ ही वॉज एबल टू अचीव ग्रेटनेस, लेकिन इतने छोटे से उम्र में ही इन्होंने बहुत ज़्यादा नाम कमा लिया, बहुत फेमस हो गए। वो कहते हैं ना, ज़िंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए। तो उन्होंने ये उनके हम जॉन कीट्स के इस पे देख सकते हैं, उनके लाइफ को देख के हम ये बात को समझ सकते हैं कि उनकी बस मात्र 26 साल के एज में ही उन्होंने इतने बड़े बड़े पोएट्स के साथ उनका नाम भी याद किया जाने लगा, लिखा जाने लगा, हम उन्हें पढ़ने लगे, दुनिया उन्हें पढ़ने लगी इंग्लिश लिटरेचर में। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। हिज पोएम्स एंड लेटर्स हैव डेप्थ बीनीथ देयर ब्यूटी एंड रिफ्लेक्ट हिज अवेयरनेस ऑफ पेन्स एंड सफरिंग्स। और इतने छोटे एज में ही उन्होंने बहुत सारी अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत पेन्स और सफरिंग्स देखे, बीमारी देखी, दुख तकलीफ देखे। तो उनके पोएम्स जो है वो खूबसूरती का तो बखान करते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे, जैसे कि ऑटम है, तो ऑटम है एक, हम लोग समझते हैं कि ऑटम एक नीरस और बहुत ज़्यादा लाइवली और हैप्पी सीज़न नहीं माना जाता है। आगे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे अभी। लेकिन उन्होंने इस पोएम में भी इसकी खूबसूरती, इस सीज़न की खूबसूरती को इतने अच्छे तरीके से बयां किया है कि आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हम तो ये देखते थे लेकिन हमें ध्यान नहीं आता था। तो इनका जो राइटिंग, इनका जो पोएम्स है, इनका जो वर्क्स है, उसमें इन डेप्थ ब्यूटी होता है। एकदम जो सुंदरता है वो एकदम भीतरी सुंदरता को वो निकाल कर प्रदर्शित करते हैं। और उनका, लेकिन वो फिर एक सतही लगता है कि अंदर अंदर वो उनका जो पेन और सफरिंग है वो महसूस करते हैं। तो और वो हमें पोएम्स में पढ़ने को, इनके पोएम्स में पढ़ने को मिलता है। टू हिम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर। उन्हें लगता है, उनके अनुसार, कि अगर सुंदरता है तो वो, अगर सुंदर है कोई चीज़ तो हमेशा के लिए वो खुशी प्रदान कर सकता है। अगर हम उसको देखने का ह्यूमन पर्सपेक्टिव होता है, जैसे हम कैसे बोलते हैं कि अगर आधा ग्लास पानी है तो जनरली ह्यूमन नेचर क्या है, आधा खाली है। लेकिन अगर हम उसी को आधा भरा हुआ, इतना पानी तो हमारे पास है ना, तो पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग हुआ। तो कोई भी एक पर्सपेक्टिव को ये जब देखते थे तो उसकी सुंदरता अगर देख रहे हैं तो अंदर का जो फीलिंग है, दुख है, दर्द है, वो भी दिखता था, लेकिन उसको वो ढकने की कोशिश करते थे। उसका जो उसके अच्छे पहलू हैं वो हमारे सामने पेश होते थे। तो टू हिम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर एंड ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ ब्यूटी। और ये भी कहते हैं कि सुंदरता ही सत्य है और जो सत्य है वही सुंदर है।
तो ये तो हम लोग भी इस बात को मानते हैं कि जो सत्य है वही सुंदर है, क्योंकि झूठ पे कभी कोई चीज़ टिका नहीं होता। झूठ है वो एक ना एक दिन हट ही जाता है, और सच्चाई और जो भी सच्चाई है वो सामने आता है। तो जो सच है उसी को हम कंटिन्यू करें तो हमें झूठ का और तकलीफ का सामना नहीं करना पड़े। In the poem Ode to Autumn, Keats describes the beauty and characteristic of autumn in a series of memorable pictures exhibiting the principle of beauty in nature. Ode to Autumn में क्या है, जो ये पोएट ने डिस्क्राइब किया है यहाँ पे ऑटम के कैरेक्टरिस्टिक को, और इसमें जो जितना भी हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें लगेगा कि एक मेमोरेबल पिक्चर आ गया आपके जीवन में, आपके दिमाग में बिल्कुल अंकित हो जाने वाला ऐसा पिक्चर्स, ऐसे तस्वीर आपके सामने आएंगी, और लगेगा कि जो प्रकृति का जो सुंदरता का सिद्धांत है वो उजागर हो रहा है। और एक बात और मैंने पहले भी कक्षाओं में कहा है कि जब भी हम पोयम पढ़ते हैं तो आप पोयम में बिल्कुल उसको एकदम रम के उसमें मेरे साथ बिल्कुल ही बैठ के एकदम तल्लीन होके पढ़ें। और तल्लीन होने का मतलब है कि हम लिटरेचर के लोग क्या करते हैं, जो पढ़ते हैं उसे देखते भी हैं। मान लीजिए मैं अगर बोल रही हूँ कि पतझड़ है, तो आपको अपने बंद आँखों से या अपने दिमाग में वो पतझड़ वाला सीन दिखना चाहिए। जैसे फिल्मों में होता है कि जो सोच रहा है वो एक तस्वीर जैसा पीछे दिखता है, वैसे ही आप अपने दिमाग में उस चीज़ को इमेजिन करिए और तब देखिए इस पोयम की सुंदरता कितनी अच्छी तरह से आपके सामने उभर कर आएगी। तो हम लोग अब इस पोयम को आगे पोयम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले मैं कुछ आपको पोयम के बारे में बताना चाहूँगी। पोयम जो है वो 33 लाइन्स का पोयम है, और इसमें 3 स्टैंजाज में डिवाइडेड है, और तीनों स्टैंजाज में 11 लाइन्स ईच है। 11 लाइन हर स्टैंजा में है पोयम में, और टोटल ये 33 लाइन्स का पोयम है। और इसका राइमिंग स्कीम है ABABCDE ऐसे करके। जब हम लोग पोयम पढ़ेंगे तो आप ध्यान दे सकते हैं कि राइमिंग स्कीम क्या है। वर्ड्स जो है, जैसे मैंने AB कहा, तो वर्ड्स जो है उसी तरह से राइम होते हैं, ये राइमिंग स्कीम होता है पोयम का। और इसमें जो थीम है पोयम का वो क्या है, ब्यूटी है, सुंदरता है, और लास्ट में क्या है, डेथ, जो एक शाश्वत सत्य है कि डेथ तो सबको होना ही है, सबको आना ही है। तो ब्यूटी है, सुंदरता और डेथ है। तो बच्चों, पोयम स्टार्ट करने के पहले हम लोग जो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स है उसकी चर्चा कर लेते हैं, ताकि पोयम जब मैं आपके साथ पढ़ूंगी तो आपको समझने में उसे आसानी होगी। तो इसमें वर्ड्स आएंगे, फर्स्ट लाइन में ही आपको मिलेगा मेलो। मेलो का मतलब है सॉफ्ट एंड स्वीट इन टेस्ट, बहुत ही मुलायम और मीठा स्वाद में इसका मतलब होता है मेलो। फिर फ्रूटफुलनेस है, फ्रूटफुलनेस यानी अबंडेंस, यानी प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा। कंस्पायरिंग, कंस्पायर का मतलब होता है षड्यंत्र रचना, लेकिन यहाँ पे स्कीमिंग है, प्लानिंग भी बोल सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे प्लानिंग है। वाइन्स का मतलब होता है बेल, जैसे बेल तो बहुत कुछ के होते हैं, लता वाले पौधे मतलब बहुत सारे होते हैं, लेकिन वाइन स्पेशली बोला जाता है जो अंगूर की लता होती है उसको। तो क्लाइंबिंग प्लांट्स हुज फ्रूट इज द ग्रेप, क्लाइंबर है ये जिसमें ग्रेप्स लगते हैं, उसको वाइन्स कहा जाता है। प्लम्प क्या होता है, प्लम्प होता है बहुत ही थुल जो हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पे फ्रूट के लिए है, तो उसमें गुदादार और बहुत ही फूला हुआ होगा तो वो प्लम्पी कहलाएगा। हेज़ल एक प्रकार का नट होता है, तो उसमें छोटे छोटे पेड़ होते हैं, स्मॉल ट्रीज होते हैं दैट प्रोड्यूस स्मॉल नट, छोटे छोटे नट्स होते हैं उसमें, उसको हेज़ल नट्स बोलते हैं हम लोग। फिर कर्नल क्या है, वो एकदम अंदर जो फल के बीचों बीच जो सीड होता है, कोर पार्ट ऑफ द फ्रूट, उसको कर्नल बोलते हैं। फिर ओवर ब्रिम्ड, फिल्ड विथ सो मच दैट सम स्पिल्स ओवर, हम लोग जैसे पानी को अगर भरते हैं ग्लास में और वो एकदम छलकने लगता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि लबालब भरा हुआ है, तो इसको बोलते हैं ओवर ब्रिम्ड। इंग्लिश में कहा जाता है ब्रिमिंग, मतलब एकदम लबालब पूरे सतह से लगभग ऊपर तक भरा हुआ। सतह से ऊपर तो भर नहीं सकता है, मगर सतह से पूरा लबालब भरा हुआ है, तो ये ओवरब्रिम्ड कहलाता है। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं पोयम को। ओड टू ऑटम। ओड का मतलब मैंने बताया जैसा आपको कि ओड का मतलब होता है एक
पोयम एक ऐसा पोयम जो किसी खास टॉपिक को लेके उसके बारे में बताया गया हो, दर्शाया गया हो, उसका बखान किया गया हो, उसकी प्रशंसा की गई हो, तो यहाँ ओड है। और ऑटम, ऑटम तो मैंने पिछली कक्षा में भी पिछला पोयम जो था उसमें भी मैंने डिस्कस किया था। एक बार फिर से मैं उसकी छोटी सी चर्चा कर देती हूँ। ऑटम क्या है? ऑटम एक और ऑटम का दूसरा नाम है इंग्लिश में फॉल, और इसको हिंदी में पतझड़ कहते हैं। और ये ऑटम स्पेशली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उन कंट्रीज़ के लिए जहाँ पे स्नोफॉल होता है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में जहाँ स्नोफॉल, जहाँ बर्फ़बारी होती है, वहाँ क्या होता है, जो प्रकृति है वो बर्फ़ के लिए, स्नोफॉल के लिए, विंटर के लिए खुद को तैयार करती है। प्रकृति में पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं। जीव जंतु क्या करते हैं, वो अपना पूरे 3 महीने का जो भी ठंड, जो बर्फबारी होगी, जब बर्फ गिरता है तो क्या होता है, नज़ारा कैसा होता है, कोई कहीं नहीं दिखता है, सब कुछ फ्रोज़न, सब कुछ जमा हुआ रहता है, ना एक पेड़ पौधा होता है, ना कोई छोटे मोटे जानवर भी होते हैं, तो किसी को कुछ खाना नहीं मिलता है। तो जो जीव जंतु होते हैं वो 4 महीने का खाना जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं, या तो जो बड़े जानवर हैं वो खा के और उसके वो फिर सोने चले जाते हैं, जो हाइबरनेशन भी बोलते हैं हम लोग। और इसको आपने पढ़ा होगा अपने निचले क्लासेस में। और जो पेड़ पौधे हैं क्या करते हैं, पेड़ तो खाना जमा करने की बात नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो तैयारी में करते हैं, अपने सारे पत्ते उनके झड़ जाते हैं, क्योंकि अगर पत्ते रहेंगे और उस पर बर्फ गिरेगा तो जो पेड़ है वो ठंड से सूख जाएगा, ठंड से ख़त्म हो जाएगा। तो पत्ते सारे झड़ जाते हैं, सिर्फ पेड़ जो है बेयर ब्रांचेज, ऐसे नेकेड ब्रांचेस बचता है बिना लीफ के, तो उससे बर्फ़ गिरने पे उन पे ठहरता नहीं है, और वो ठंड के बाद जब धूप निकलता है और फिर जब बर्फ़ पिघलता है तो फिर नए पत्ते निकलते हैं और फिर से हरा भरा सब हो जाता है। तो ये है ऑटम। ऑटम यानी कि ठंड के पूर्व की तैयारी, सब कुछ। तो हम लोग अभी फर्स्ट पैराग्राफ में वही पढ़ने वाले हैं, इसीलिए मैंने थोड़ा सा विस्तार से आपको समझाया कि ऑटम क्या है, ऑटम सीज़न क्या है। ऑटम सीज़न को जनरली लिया जाता है कि पतझड़ हो रहा है, सारे लोग हड़बड़ाए हुए हैं कि अब तो बर्फ़ गिरने वाला है, जल्दी से अपना सब समेटो। तो ये बहुत खुशी वाला मौसम नहीं गिनाता है। इसी के जैसा, मतलब जैसे ये ठंड के पहले है, और ठंड के जस्ट बाद जो होता है वो स्प्रिंग सीज़न होता है, वो खुशनुमा सीज़न होता है। वो एक एन्जॉयमेंट वाला होता है कि चारों ओर प्रकृति में सुंदरता ही सुंदरता है, फूल खिले हुए हैं, सभी खुशी से झूम रहे हैं, तो वो स्प्रिंग होता है। लेकिन उसका जस्ट ऑपोजिट ये होता है ऑटम, कि अब तो सब कुछ हमें संभाल के और छिप जाना है। तो दिस इज़ ऑटम। ये हम लोग नीरस मानते हैं, लेकिन पोएट ने इसे किस तरह बखान किया ये हम लोग अब देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द पोएम। सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज बोसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। ये कैसा सीजन है? मिस्ट वाला है, मेलो फ्रूटफुलनेस वाला है। मिस्ट वाला है मतलब धुंध वाला है। धुंध क्यों? अभी तो ठंड आया नहीं, लेकिन ठंड की शुरुआत नहीं होती है। लेकिन हम अपने यहाँ इंडिया में कैसे देखते हैं कि अक्टूबर नवंबर में जब ठंड नहीं होता, लेकिन हल्का कोहरा जैसा सुबह सुबह लगता है कि धुंध जैसा दिख रहा है, तो उसी तरह का वो मौसम है। मिस्ट का मौसम है, धुंध वाला मौसम है, और मेलो फ्रूटफुलनेस। और चारों ओर लग रहा है कि अब जो फल हैं वो पक रहे हैं, पके हुए हैं, और अबंडेंस में है, बहुत सारे, प्रचुर मात्रा में सभी जगह हैं। पूरे चारों ओर अब जब दौड़ाए नज़र तो सब जगह अब जो हार्वेस्टिंग का मौसम आने वाला है, अब कटाई का होने वाला है मौसम, जो फल हैं, फूल हैं, अनाज हैं, सब अब अपने तैयारी के कागार पे हैं। और क्लोज बोसम फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन। ऑटम जो है, ऑटम और मैच्योरिंग सन। मैच्योरिंग सन का मतलब क्या है? मैच्योरिंग सन का मतलब है कि सन अब मैच्योर हो रहा है, पूरे अपने हाइट पे जा रहा है, और अब उसे चले जाना है, क्योंकि ठंड जब आएगा, जब बर्फबारी होगी, हम ये वेस्टर्न कंट्रीज़ को दिमाग में, जहाँ बर्फबारी होती है उन कंट्रीज़ को दिमाग में रख के, और तब ये पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे। तो अभी सन पूरा अपने मतलब दिख रहा है, खिल रहा है, लेकिन क्या होता है कि अभी सन पूरा दिख रहा है, खिला हुआ, लेकिन फिर क्या है कि उसे तो पता है कि उसे अब छिप जाना है। तो ये मैच्योरिंग है, अब मैच्योर उसका अब पूरा होने वाला है, जैसे अपने हाइट पे है वो। तो ये वो सन जिसमें पूरी गर्माहट है अभी। तो मैच्योरिंग सन और ऑटम जो है वो एकदम खास दोस्त है। बोसम फ्रेंड का मतलब होता है पक्के दोस्त, खास दोस्त। तो ये दोनों, दे आर कंस्पायरिंग विथ हिम
the maturing sun or autumn both are conspiring how to load and bless with fruit the vines that round the thatch eaves run. ये दोनों कंस्पायर कर रहे हैं, दोनों प्लानिंग कर रहे हैं. क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे जो फल पेड़ों पे लगे हुए हैं उन्हें कैसे हम पका दें, भारी कर दें, लोडेड कर दें और उन्हें एक तरह से ब्लेस कर दें इन द सेंस उन्हें तैयार कर दें, पूरा राइपन कर दे. और जो भी लताएं, जो वाइन्स हैं, जो राउंड द थैच ईव्स. थैच क्या होता है? आपने देखा होगा गांव में झोपड़ी जो कि घास फूस से जिसका छप्पर बना होता है उसे थैच कहते हैं. अभी तो कुछ कम देखने को मिलता है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपने देखा ज़रूर होगा कि जो छप्पर होता है झोपड़ी का घास फूस का बना उसे थैच कहते हैं. थैच ईव्स यानी उसके किनारे किनारे जो अंगूर की लता है वो लटकी हुई है किनारे, तो उनमें अभी उस तरह का फल अभी नहीं लगा हुआ है, तो चलो जल्दी जल्दी इनमें फल लदवा देते हैं. पूरे जो जितना भी जो लता है अंगूर का उसको पूरा लाद देते हैं, फल से लोड कर देते हैं पूरा फलों से. और with fruit the vines that round the thatch eaves run. thatch eaves वही किनारे किनारे जो छप्पर है उसके किनारे किनारे लटका हुआ है लता. to bend with apple the mossed cottage trees. moss का मतलब होता है काई. तो बहुत दिनों से लगा पेड़ खड़ा है ऐसे ही. और कॉटेज भी होता है एक झोपड़ी ही जो जंगलों में बनाकर लोग रहते हैं. तो उस कॉटेज के किनारे किनारे अगर एप्पल ट्री है और अभी तक उसमें फल न बड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा लगा भी नहीं है, तो चलो उसे भी फलों से भर देते हैं. और इतना भर देते हैं, इतना लाद देते हैं फलों से कि वो झुक जाए. इसका वो षड्यंत्र रच रहे हैं, इसकी वो प्लानिंग कर रहे हैं. कौन कौन प्लानिंग कर रहे हैं? ऑटम और मैच्योरिंग सन दोनों फास्ट फ्रेंड हैं, दोनों खास दोस्त, पक्के दोस्त हैं. इस पैराग्राफ में ये हम देख रहे हैं. तो पोएट कह रहे हैं कि ये दोनों कंस्पायर कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि चलो हम लोग लताओं को भर देते हैं फलों से, चलो हम लोग पेड़ों को इतना भर देते हैं, इतना लाद देते हैं कि वो झुक जाए. एंड fill all the fruit with ripeness to the core. और जितने फल जो लगे हुए हैं उनको हम लोग पका देते हैं बिल्कुल अंदर तक. कोर यानी जहाँ बीज होता है, जैसे एप्पल के एकदम बीचों बीच वहाँ बीज होता है तो एप्पल का कोर पार्ट वही है. उसी तरह से सारे फ्रूट्स के बीज के पार्ट को कोर कहते हैं. तो कह रहे हैं कि सारे फ्रूट्स को बिल्कुल कोर तक हम पका देते हैं, एकदम सारे फ्रूट्स पक जाएंगे, लद जाएंगे पेड़ फलों से. तो इसकी प्लानिंग ये लोग दोनों करते हैं. आगे फिर हम लोग देखते हैं इस पैरा में फिर और क्या प्लानिंग हो रहा है सन और ऑटम के बीच में. टू स्वेल द गोर्ड एंड प्लम्प द हेजल शेल्स. ये क्या कह रहे हैं कि जो गोर्ड है, गोर्ड क्या होता है? जैसे लौकी है, लता वाला जो भी सब्जी वगैरह होता है उसे उसमें अलग अलग नामों से हम जानते हैं. तो यहाँ पे गोर्ड का मतलब लौकी. तो लौकी है, अभी वो जस्ट छोटा छोटा है, चलो इसे भी बड़ा कर देते हैं, इसे भी फुला देते हैं यानी बड़ा कर देते हैं और इसके अंदर गुदे वगैरह पूरा भर देते हैं ताकि इसे भी तोड़ने का समय आ जाए. तो टू स्वेल द गोर्ड एंड प्लम्प द हेजल शेल्स. हेजलनट एक प्रकार का नट होता है, जैसा हमने वर्ड मीनिंग में देखा था अभी. तो एक प्रकार का नट होता है, तो अब वो उसे भी ये कह रहे हैं कि उसे भी हम बड़ा कर देते हैं, प्लम्प कर देते हैं. अंदर में उसका गुदा को हम लोग फ्लैशी और फ्लैश भरा यानी कि पूरा गुदादार बना देते हैं उसको. तो गोर्ड को फुला देते हैं यानी कि जो सब्जी है, जो लौकी है, उसे हम बड़ा कर देते हैं. और जो प्लम्प है, सॉरी जो हेज़ल है, हेज़लनट जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये हेज़लनट है. तो इस जो अंदर का पार्ट है येलो कलर का, वो अभी जब छोटा होता है तो कुछ नहीं, जब तोड़ने का समय आता है, जब इसका समय मतलब ये पूरा अपने तरफ से पक जाता है, तो अंदर का जो पार्ट है वो फ्लैशी पार्ट होता है. और नट को जो सख्त शेल होता है उसको तोड़ के और फिर इसका जो अंदर का पार्ट है उसे खाया जाता है. तो कह रहे हैं कि उसे भी प्लम्प कर दे. हेज़लनट के अंदर जो फ्रूट है उसे भी हम प्लम्प कर दे, बड़ा कर दे विथ अ स्वीट कर्नल. और उसके अंदर का बीज तक, वहाँ तक हम मीठा कर दें उसको, यानी पूरा का पूरा हम उसे बड़ा करके स्वीटन कर दें, राइपन कर दें. टू सेट बर्डिंग मोर.
और फिर और इसके आगे की प्लानिंग भी है, अभी यहीं तक ये नहीं है, अभी ये और भी प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं, इनका सबका ध्यान ये रखते हुए कह रहे हैं कि चलो अब हम लोग जितने भी फूल हैं उनको और खिलाते हैं। फूल के पौधे हैं, खड़े हैं, उसमें कुछ फूल लगे हैं तो ठीक है, नहीं तो हम और भी पौधों को में फूल खिलाते हैं एंड स्टिल मोर, और खिलाते हैं। लेटर फॉर द बीज, इससे क्या होगा, जो बीज हैं वो अपना काम शुरू कर देंगे, उनके नेक्टर को, उनके पराग कण को वो लेंगे और फिर उसके बाद वो उसे हनी बनाएंगे until they think warm days will never cease। और बीज इतना काम करते रहेंगे, इतना लगातार काम करेंगे, उन्हें लगेगा कि अब ये गर्मी खत्म ही नहीं होने वाला है, और वो अपना काम निरंतर करते जाएंगे और इतना करेंगे कि उनका बी हाइव आपने देखा होगा कि वो सेल्स की तरह होता है, छोटे-छोटे उसमें खंड होते हैं, तो उसमें वो सारा हनी से भर जाएगा, लबालब भर जाएगा, ओवर ब्रिमिंग विथ क्लैमी सेल्स। उनके जो सारे जो बीज के जो बी हाइव है, मधुमक्खी का जो छत्ता है, उसमें हर छत्ते में पूरा शहद भर जाएगा। वो इतना काम करेंगे जल्दी-जल्दी, वो भूल जाएंगे कि अभी गर्मी खत्म भी होने वाला है, मतलब ये वार्म डेज जो है ऑटम का, ये खत्म होने वाला है, क्योंकि ये उनके सेल्स को, उनके बी हाइव को पूरा लबालब भर देगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो तैयारी कर रहे हैं ऑटम और सन, पूरे नेचर को ऑटम में, मतलब विंटर सीजन आने के पहले पूरा हार्वेस्ट वाला आगे के पंक्तियों में हम देखेंगे कि ये प्लानिंग करके उन्होंने क्या किया, क्या क्या हुआ उसके बाद। तो अभी इसमें बहुत मज़ा आया ना कि किस तरह से सन और जो ऑटम है मिल के प्लानिंग करके और सबको पका रहे हैं, फल दे रहे हैं। तो अभी वो यहीं नहीं रुके हैं, अभी देखते हैं कि क्या-क्या प्लानिंग उनका बाकी है। वो बोल रहे हैं कि चलो अब हम लोग टू सेट बडिंग मोर एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज। वो क्या कह रहे हैं कि अभी जो जितने फूल के पौधे हैं, फूल तो लगे हैं लेकिन उसमें और भी फूल खिलाते हैं हम, और फूल खिलेंगे, ढेर सारे खिलेंगे, तो इससे क्या होगा, बीज अपना काम करना शुरू कर देंगे। मधुमक्खी जो है वो अपना काम तेजी से करने लगेंगे, उससे नेक्टर लेंगे, परागकण लेंगे और फिर शहद बनाएंगे, और ये काम वो निरंतर करते रहेंगे, बखूबी अपने अपने जोर शोर से काम करते रहेंगे, शहद बनाएंगे until they think warm days will never cease। और ये तब आराम से करेंगे क्योंकि अभी तो मौसम उस तरह का है, वार्म है पूरा, तो वो उनको ये ध्यान भी नहीं रहेगा कि ये मौसम कभी ख़त्म होने वाला है। वो अपना काम लगातार करते रहेंगे और फॉर समर हैज़ ओवरब्रिम्ड देयर क्लैमी सेल्स। और इससे क्या होगा, उनके सेल्स यहाँ जो हम लोग बी हाइव, मधुमक्खी का छत्ता आप लोग देखे होंगे, तो उसमें छोटे-छोटे जो बॉक्सेस बने होते हैं, उसे सेल्स जैसा ही लगता है वो। तो वो सारे बॉक्सेस जो है, वो सारे सेल्स जो है वो शहद से भर जाएंगे, इतना काम वो करेंगे, इतना नेक्टर्स वो गैदर करेंगे, और फिर इतना ज़्यादा भर जाएगा कि वो ओवरब्रिम होने लगेगा। जैसे मैंने कहा था कि ओवरब्रिम मतलब क्या होता है, लबालब भर जाना। तो लगातार वो इतना ज़्यादा भर जाएगा कि उन्हें एहसास ही नहीं होगा कि अब समर ख़त्म होने, उन्हें लगेगा कि अरे इतना भर गया, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि अब तो समर, इनका जो ऑटम है वो गर्माहट जो है वो ख़त्म होने वाला है और विंटर सीजन आने वाला है, तो ये सब तो काम अब फिर बंद हो जाएगा। तो लगातार वो काम करते रहेंगे, उनका पूरा भर जाएगा बी हाइव। तो हम इसमें इस जो स्टैंजा हमने देखा शुरू से लेके अभी तक का, उसमें हमने देखा कि जो पोएट हैं वो कह रहे हैं, जैसे बोसम फ्रेंड बना दिए हैं, बेस्ट फ्रेंड्स बना दिए हैं सन को, मैच्योरिंग सन को और ऑटम को, और वो दोनों मिलके वो अब जान रहे हैं कि ऑटम ख़त्म होने वाला है और विंटर आने वाला है। तो क्या है, विंटर जब आता है, आएगा तो सब कुछ सफ़ेद हो जाएगा, बिल्कुल स्नोफॉल हो जाएगा, होने लगेगा, सब कुछ शांत हो जाएगा। तो उसके पहले जितने पेड़ पौधे हैं अपने फल को, अपने फूलों को, सब कुछ को तैयार कर ले हार्वेस्टिंग के लिए, यानी कि जो कटाई हो जाए और सारा जो प्रकृति है वो अपने तरीके से मैंने चले, इसी के लिए वो दोनों कंस्पायर कर रहे हैं, दोनों प्लानिंग करते हैं और सभी पेड़ों को फलों से भर देते हैं, सभी जो फ्रूट्स हैं उनको पका देते हैं ताकि वो अपने समय पे तोड़ लिए जाएं और सड़े नहीं, क्योंकि अगर मान लीजिए कि पका नहीं रहेगा तो किसान उसे तोड़ेगा नहीं, और अगर पेड़ों में छोड़ देगा तो अंततः क्या होगा, वो सड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए वो जल्दी जल्दी प्लानिंग करके सबका इसमें सबका भला एक तरह से कर रहे हैं, सन और ऑटम मिलके। तो hope you have understood this first stanza of this poem.
और इसके बाद अभी हमने देखा कि किस तरह से ये उनका हेल्प कर रहे हैं, ऑटम प्रकृति का हेल्प कर रहे हैं, नेचर का हेल्प कर रहे हैं, दोनों मिलके, सन और ऑटम। और आगे हम लोग देखेंगे कि ये हेल्प से फिर आगे क्या होता है, वो हम लोग नेक्स्ट स्टैंजाज में देखेंगे। तब तक के लिए आप घर में इसको फिर से एक बार अपने से पढ़िएगा, और मैंने जैसा कहा था कि सारे जो हम पढ़ेंगे उसको आप दिमाग में अपना एक इमेजिनेशन में लाइएगा, आप देखिएगा उसको दिमाग से, फिर आपको देखिए कितना अच्छा लगेगा ये पोएम पढ़ने में। नमस्कार।